कैसे हैं आप लोग। आज से मैं अपने चैनल पर श्री ओम प्रकाश शर्मा जी की अनुपम रचना पिशाच सुंदरी शुरू कर रही हूँ। आज से पिशाच सुंदरी का पहला भाग शुरू करते हैं। तो चलिए इस कहानी का शुभारंभ करते हैं। भूतपूर्व रियासत चमनगढ़ और अब प्रांत का एकमात्र जिला चमनगढ़। पिछले सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना चमनगढ़ में घटी। वहीं के पुश्तैनी नागरिक वकील शोभाराम ने दीवानी की अदालत में मृतक धीरज कुमार की संपत्ति का उत्तराधिकार पाने के लिए दावा दायर किया। मृतक धीरज कुमार वकील शोभाराम के चचेरे भाई हैं। यह सत्य चमनगढ़ के बहुत से नागरिक जानते थे। धीरज कुमार की मृत्यु हुई लगभग 3 माह बीत चुके थे। धीरज कुमार को एक अभागा व्यक्ति कहना गलत न होगा। धीरज कुमार अपने पिता की इकलौती संतान थे। चमनगढ़ रियासत के एक संपन्न पिता का पुत्र, पर फिर भी धीरज कुमार में सामंती संस्कार नहीं थे। उसने इतिहास में एमए किया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इस स्नातक को पुरातत्व विभाग से गहरा प्रेम था, परंतु शिक्षा, संपन्नता और अगाध सुंदरी पत्नी दुर्भाग्य ने सभी कुछ छीन लिया और पूरे 22 वर्ष पागलखाने के एकांत में रहने के बाद धीरज कुमार मर गया। धीरज कुमार का पागल हो जाना और उनकी पत्नी का तिमंजले से कूदकर आत्महत्या करना रहस्य बनकर ही रहा। 20 वर्ष पहले जबकि ये दुर्घटना घटी, चमनगढ़ रियासत के सरकारी जासूस श्री रायचंद गोपाली ने पुलिस सहित आकर धीरज कुमार की पत्नी बासंती की लाश वकील शोभाराम के पिता को सौंप दी थी और धीरज कुमार को आगरे के पागल खाने में भेज दिया। धीरज कुमार पूरे 20 वर्ष पागल खाने में रहा। वह अपने ढंग का एक ही पागल था जो बिल्कुल नहीं बोलता था। दोनों समय खाना अवश्य खा लेता था, परंतु जो सामने हो कुछ मांगता नहीं था। कभी कभी मुस्कुराता था, कभी कभी भयभीत होकर एकटक शून्य में ताकता रहता था। उसके पागल होने का कारण मिस्टर गोपाली ने पागल खाने के इंचार्ज को बताया ही था, परंतु वहां भी कारण हमेशा ही गुप्त रहा। यह सब तो थी पुरानी बातें। नई बात तो यह थी कि वकील शोभाराम जिस दिन उत्तराधिकार के मामले में पहली तारीख भुगत कर आए, उसी रात वह अपने बंगले के बाहर बेहोश पाए गए। पुलिस डॉक्टर ने उनके गले पर 2 स्पष्ट नीले निशान देखे, ऐसे जैसे किसी ने उनका गला घोटने का प्रयत्न किया हो। पुलिस ने अगले दिन जब डॉक्टर रावत के अस्पताल में शोभाराम का बयान लिया, तब वहां संयोग से एक प्रेस रिपोर्टर भी था। फलस्वरूप बयान प्रकाशित हो गया और दूर दूर तक इस कांड की सनसनी फैल गई। वकील शोभाराम का इस प्रकार बयान था। रात के 8 बजे मैंने खाना खाया। इसके बाद नियम अनुसार राजशाही पार्क तक टहलने गया। मेरे साथ मेरे पड़ोसी कॉलेज के लेक्चरर आनंद राव भी थे और पार्क में हम दोनों को मजिस्ट्रेट धनराज सिंह भी मिले, जो अपनी पत्नी के साथ सैर के लिए आए थे। ठीक जबकि महारानी टावर ने 9 बजने में और आनंद पार्क से वापस चले। रात अंधेरी थी और चूंकि घने बादल छाए हुए थे, इसीलिए पार्क रोड की स्ट्रीट लाइट जलती रहने पर भी वातावरण में अंधेरा सा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हम दोनों के पीछे पीछे चला रहा हो। मैंने कई बार मुड़कर देखा, परंतु कोई पीछे दिखाई नहीं पड़ा। 2 बार तो मैंने आनंद राव को टोका भी कि मैं पीछे मुड़कर क्या देख रहा हूँ। इसी उल्हाने से विवश होकर मैंने पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया, परंतु भ्रम मुझे निरंतर बना रहा। एक बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई स्त्री मेरे पीछे पीछे हो और तेज चाल से चलती हुई वह बिल्कुल मेरे बराबर आ गई हो। मैं इस बार रुका, दृष्टि फेर कर देखा, परंतु कुछ नहीं था। आनंद राव मुझे घर के दरवाजे तक छोड़कर गया। मुझे तब तक भी निरंतर भ्रम था कि कोई मेरे साथ अवश्य है। बात केवल मेरे भय की नहीं है। मैं हैरान सा दरवाजे पर खड़ा था कि मेरा कुत्ता जैकी बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। वैसे कभी तो नहीं होता था। वह मेरी ओर
देखकर नहीं, दरवाजे की ओर मुँह कर कर ऐसे भौंक रहा था जैसे दरवाजे में चोर घुसा हो। परंतु तब मैंने भय के लिए अपने आप को ही दोषी माना। जैकी को मैंने धमकाकर चुप करा दिया और अपने कमरे में आ गया। यह समय लगभग 1 घंटे के काम का होता है, इसीलिए मैं एकांत पसंद करता हूँ। 11 से पहले मेरी पत्नी भी मेरे कमरे में नहीं आती। अगले दिन जितने केस होते हैं, 11 तक मैं सभी की फाइलों को सरसरी नज़र से देख जाता हूँ। लेकिन मुझे कुछ ऐसा भय हुआ कि मेरे सोने के कमरे में भी कोई मुझसे पहले आ पहुंचा। मैंने कुछ भ्रम सा अनुभव किया और अपने पुत्र पुत्री तथा पत्नी को आवाज़ देकर बुला लिया। यूं ही व्यर्थ मैंने 1 डेढ़ घंटा खराब किया। पुत्र तथा पुत्री से उनकी पढ़ाई लिखाई के विषय में बातें करता रहा। 11 बजे पुत्र तथा पुत्री को मैंने वापस भेज दिया और पत्नी से कहा कि वह मुझे थोड़ी सी ब्रांडी दे। चूँकि खूब सर्दी है, इसीलिए पत्नी को विस्मय नहीं हुआ। हालांकि मैंने ब्रांडी इसीलिए ली थी कि मैं भय से छुटकारा पाकर आराम की नींद सो सकूं। मैंने पत्नी से अपने पास बैठने के लिए कहा। जब तक मैं जागता रहा, वह मेरे सिरहाने बैठी रही। बहाना था सिर दर्द का। वह मेरा माथा दबाती रही। चूंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए मैं और मेरी पत्नी एक कमरे में नहीं सोते। मुझे नींद आ गई तो वह चली गई। काश मैं उसे रोक लेता तो शायद वैसी दुर्घटना नहीं घटती। मुझे याद नहीं कि क्या समय था। हालांकि कमरे में दीवार घड़ी है, शायद मैंने उसे देखा भी था, परंतु फिर भी मैं याद नहीं कर पाया कि क्या समय था। मेरी आंखें खुली। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जगाया गया हूँ, किसी ने मुझे जगाया है। मैं चौंक कर उठा। हालांकि निर्णय नहीं कर पाया कि वह स्वप्न था या सत्य था। मेरे सम्मुख एक स्त्री खड़ी थी। मुझे भय नहीं, कौतूहल हुआ। स्त्री की आयु 22-25 के बीच की होगी। खूब गोरा चिट्टा रंग। उसका पहनावा आजकल की स्त्रियों जैसा नहीं था। वह घघरी पहने थी। उसकी अंगियां ऐसी थी जैसे 30-40 वर्ष पूर्व स्त्रियां पहना करती थीं। गुलबंद, चंपा कली, कंगन आदि सभी पुराने चलन के जेवर उसके शरीर पर थे। कौन हो तुम? मैंने पूछा। सुंदरी बाई, उसने उत्तर दिया। कौन सुंदरी बाई? क्या करोगे जानकर? धीरज कुमार बाहर खड़े हैं, तुमसे मिलने आए हैं। यह सुनकर मेरा रोम रोम कांप उठा। हकलाए से स्वर में मैं बोला, धीरज कुमार तो मर चुका है। वह हंसी। उसकी भयानक हंसी से मेरा रोम रोम भेद दिया। मेरा दिल घबरा रहा था। साहस करके मैं उठा, इसीलिए कि मैं किसी तरह धीरज कुमार से मिलने बाहर जाना चाहता था। मैंने सोचा कि कमरे के बाहर निकलकर मैं चीख पड़ूंगा और सब जाग उठेंगे। मैंने दरवाजा खोला और मुझे भय ने ग्रस्त लिया। क्या था ईश्वर जाने। बस मुझे ऐसा लगा जैसे सफेद कपड़े में लिपटा हुआ कोई है। रुई सी मुलायम वस्तु मेरा हाथ थाम लिया और मैं घर से बाहर ऐसा खिसक चला गया जैसे कोई चिम्मक मुझे खींचने से चला रही हो। मैं चीखना चाहा, पर मैं चीख न सका। मेरे पीछे पीछे वह युवती थी जिसने अपना नाम सुंदरी बताया था। घर के बाहर की फुलवाड़ी में वह सफेद कपड़ों में लिपटी हुई वस्तु रुक गई। मेरे पीछे खड़ी सुंदरी ने कहा, धीरज, सोचते क्या हो? तुम्हारा भाई है, इसे अपनी जायदाद दे दो। युवती फिर भयभीत कर देने वाले स्वर में अट्टहास कर उठी। उस आकृति के मुंह से तनिक सा कपड़ा हट गया। हे ईश्वर! मैं उस विडंबना को कुछ भी तो नहीं समझ पाया। ऐसा लगा जैसे उसका मुख राख का बना हुआ, लेकिन राख की भद्दी सी आकृति में 2 अंगारे जैसी आंखें चमक रही थी। दूसरे ही क्षण राख जैसे रंग से, परंतु रुई जैसे मुलायम दोनों आगे बढ़े और उन्होंने मेरा गला दबा दिया। जब तक मुझे होश रहा, मैं कुत्ते का भौंकना मात्र सुनता रहा। उसी क्षण मेरा कुत्ता जैकी जाने कहां से आकर रोने जैसे स्वर में भौंका। यह था शोभाराम का बयान। इसके साथ ही पुलिस का भी बयान प्रकाशित हुआ, जिसमें षड्यंत्र की संभावना प्रकट की गई थी। पुलिस के ख्याल से यह चालबाज गुंडों का नाटक था। पुलिस ने आशा प्रकट की कि पुलिस शीघ्र ही षड्यंत्रकारियों को खोज लेगी। परंतु जनता में 100% प्रेत कांड समझा जा रहा था। घर घर इस कांड की चर्चा थी। अभी तक शोभाराम डॉक्टर रावत की क्लिनिक में ही थे। डॉक्टर रावत के ख्याल से वकील शोभाराम की फूबियों का दौरा पड़ा था। दौरे का असर तभी से आरंभ हो गया जब से खाना खाने के बाद घूमने गए थे। फूबिया का दौरा
दोबारा न पड़े, इसीलिए डॉक्टर रावत ने वकील शोभाराम को अपने क्लिनिक में रखा था। वैसे अब वकील साहब स्वस्थ थे, उन्हें कोई रोग प्रति नहीं होता था, परंतु मिस्टर रावत की राय थी कि उन्हें कम से कम 3 सप्ताह क्लिनिक में रखा जाए। इसके आगे की कहानी पिशाच सुंदरी का दूसरा भाग में सुनेंगे आप। ओके, बाय, टेक केयर।